और कोरोना लॉकडाउन और महामारी के बीच आम जनमानस को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में एक परेशानी और है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम काफी कुछ बढ़ चुका है। इसमें हम बात करेंगे साइबर क्राइम के एसपी जबलपुर जोन से अंकित शुक्ला जी से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी नाउ में। जी सर, बताइए साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, साइबर क्राइम वो क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग या तो टारगेट के रूप में या सोर्स के रूप में या फिर उसके इंटरमीडिएट रूप में होता है। अब कंप्यूटर यानी कि कोई आपका डेस्कटॉप लैपटॉप हो, ऐसा नहीं है। हम जिस मोबाइल से आज यूज कर रहे हैं वो मोबाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो इस प्रकार के किसी भी कंप्यूटर्स का यदि मान लो सोर्स है, उससे क्राइम शुरू हुआ है, उस पर क्राइम अंत हुआ है, या बीच में कहीं मान लीजिए क्राइम के वो यूज हुआ है, तो उसको अपन साइबर क्राइम कह सकते हैं। ये तो एक आम जनमानस के लिए डेफिनेशन है। बाकी लीगली ऐसी कोई पर्टिकुलर एक डेफिनेशन साइबर क्राइम की नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में परिभाषा बदलती रहती है। सर, मैं आपसे ये चीज और जानना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम से आम जनमानस कैसे प्रभावित होता है? जैसे फिशिंग हो गया, फ्रॉड कॉल हो गई है, एटीएम फ्रॉड हो गया है, तो कैसे उससे बचा जा सके या कैसे उससे प्रभावित होता है वो? देखिए, जहां तक आम जनमानस के प्रभावित होने वाली बात है, तो इन दिनों साइबर क्राइम तो मुझे लगता है, और किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है ये तो इसके लिए अगर हम अपना सिर्फ मोबाइल खोलें और उसमें अगर हम एसएमएस देखने लगे कि किस किस प्रकार के एसएमएस हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम पढ़ भी नहीं पाते, तो हमको लगेगा कि शायद हर व्यक्ति के मोबाइल में कुछ ऐसे साइबर क्राइम की अटेम्प्ट दर्ज आपको मिलेंगी, है ना। तो शायद ही हर व्यक्ति ने फिजिकल क्राइम देखा होगा। आपने व्यक्तिगत रूप पे हो सकता है आपके साथ किसी ने किसी प्रकार का आपके पैसे चुराने का या शारीरिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना किया हो, लेकिन साइबर क्राइम का प्रयास लगभग लगभग हर व्यक्ति के साथ किसी ना किसी रूप में हो चुका होता है। तो दूसरी चीज ये है, अगर अपन व्यापकता को छोड़ भी दें कि भाई कितना व्यापक है, तो ये देखें आप कि कहीं ना कहीं किसी बच्ची की फोटो लेके कोई कहीं पर वायरल कर देते हैं, या कई बार क्या होता है कि किसी प्रकार से लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं। और सबसे आसानी से आप ये चीज देखें, हो सकता है किसी के सामने जाके लोग उसको भला बुरा ना कहना चाहते हो, आपके सामने आके शायद ही लोग आपको भला बुरा कहेंगे, लेकिन एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के एक प्रकार की एनोनिमिटी मिल जाती है। लोगों को लगता है कि हमको पुलिस कैसे पकड़ेगी, इसलिए आदमी कंप्यूटर के पीछे बैठ के तरह तरह की चीजें करता है और ये समझता है कि हम सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ चूंकि लोगों को पता है कि मोबाइल का कंप्यूटर का उपयोग वगैरह, अपने यहाँ पर कई बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, गृहस्थ गृहस्थ घर गृहणियां हैं, ये लोग नहीं जानते बहुत अच्छे से। इन लोगों को कई बार जब शिकार बनाया जाता है तो आप देखते हैं कि बड़ी आसानी से ये लोग ओटीपी और अपनी जो पर्सनल जानकारी वगैरह ये चीज शेयर कर देते हैं। तो साइबर क्राइम से बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि हम ये ना सोचें कि कोई बहुत वर्ल्ड में हम मतलब बहुत ज्यादा खतरे में हैं। ऐसा हम डर से ना रहें और बिल्कुल ना डरें। बस एक शर्त रहेगी कि जो आपका ओटीपी कोई अगर आता है, या आपके यूपीआई का कोई एमपिन है, आपके क्रेडिट कार्ड की कोई जानकारी है, सीवीवी नंबर है जो आपके कार्ड के पीछे लिखा रहता है, इस प्रकार की जानकारियां हम बिल्कुल भी शेयर ना करें। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति कोई लिंक भेजता है आपको, तो आप ये ना सोचें कि एक छोटी सी लिंक से क्या होता है, उसी लिंक के पीछे कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है बैकएंड पे। इन सब चीजों अगर अपन सावधानी रखें तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी साइबर क्राइम के शिकार आसानी से हो सकते। सर, एक चीज और है, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हर कोई व्यक्ति मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कोई इंटरनेट के तरीके से जुड़ा हुआ है। इस पीरियड में बहुत से मामले निकल के आए होंगे साइबर के तहत, फिशिंग के और इंटरनेट फ्रॉड के। तो अभी तक सर कितने मामले पंजीबद्ध हुए हैं? हमारे पास, मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी हो गई हैं शिकायतें, लगभग दुगने मामले आ रहे हैं, और 45 दिन में लगभग हमारे पास 60 से ऊपर मामले आए हैं। तो और ये तब है
जब जैसे मान लीजिए आप छिंदवाड़ा से बात कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास छिंदवाड़ा के केस आ भी जाते थे। जो व्यक्ति था, जो अपना आवेदक होता था, फरियादी होता था, वो ट्रेन पकड़ के या किसी भी माध्यम से जबलपुर आके शिकायत करता था। अब ये स्थिति है कि लॉकडाउन के चलते कई बार व्यक्ति थाने भी नहीं जा पाया। तो ऐसे कारणों से भी देखा जाए तो कमी आनी चाहिए थी मामलों में, अगर अपन लॉजिकली सोचें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मामले बढ़े हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि जब ये वास्तव में ऐसी स्थिति जब आएगी कि हर व्यक्ति हर जगह ट्रेवल कर पाएगा आसानी से, अभी आज से 10-15 दिन बाद, तब मुझे लगता है कि हो सकता है और मामले हमको पता चले आगे चल के। इसके लिए हमने, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लेंट करने के, हालांकि अपन ने ऑनलाइन तरीके भी ढूंढे हैं, उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। सर मैंने देखा हूँ कई बार आदमी शर्म की वजह से या जानकारी के अभाव में शिकायत नहीं करता है, उनके लिए आप कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए, जहां तक शर्म वाली बात तो कहीं से कहीं तक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलें कि जो चीज आपके साथ हुई है, आपके लिए वो बहुत यूनिक हो सकती है, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो घटना आपके साथ ही हुई है, लेकिन वास्तव में ये घटना कई बार कई लोगों के साथ हो चुकी रहती है। इसलिए पुलिस से शर्म करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पुलिस, और खासकर मैं जैसे स्टेट साइबर सेल की बात करूं, हम लोगों का काम सिर्फ साइबर क्राइम पे काम करना है। हम लोग अन्य जो क्राइम होते हैं, हत्या, डकैती, खून इत्यादि पर हम काम नहीं करते। तो चूंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो हम लोगों से निसंकोच होके, निर्भय होके बात अपनी आवेदकों को रखनी चाहिए, और निसंदेह हमसे जो भी उसमें हो सकेगा आगे हम करेंगे। कई चीजें ऐसी होती है जो हम इंस्टेंटेनियस भी दिला देते हैं, जैसे कि हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें कई कंपनी वाले जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के फ्रॉड हो जाते हैं, कुछ मतलब अमाउंट फ्रॉड हो जाता है, तो ऑनलाइन हम वो अमाउंट रुकवा भी देते हैं। हाल ही में ऐसा एक नरसिंहपुर का प्रकरण था जिसमें 1 लाख रुपए एक व्यक्ति के चले गए थे, उसमें से तकरीबन 90,000 रुपीज हमने तत्काल मैसेज किया, 90,000 रुपए फ्रीज हो गए। उसके बाद हमको कंपनी वाले का कॉल आया कि सर आप इनको बता दीजिए कि 7 से 21 दिनों में हम लोग हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे, उसके बाद इनका पैसा वापस इनको मिल जाएगा, इनको घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरह से मरीज, आप क्या करते हैं, मान लीजिए आज एक्सीडेंट हुआ, हर व्यक्ति जानता है कि जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है। उसी प्रकार से जितने जल्दी आप घटना के हमारे पास पहुंचेंगे, उतने जल्दी आपको उसका रिलीफ मिलेगा, और यकीन जाने जितना लेट आप पहुंचेंगे उतना ही हमारे लिए आपको मदद करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है हम आपको मदद करना भी चाहें, लेकिन वो जानकारी, वो पैसा ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका होगा, हो सकता है फिर हम आपकी मदद करने की स्थिति में ना रहें। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे छोटी मोटी फ्रॉड होती है, तो कई बार क्या होता है, जो फ्रॉड का शिकार है, वो यानी जो फ्रॉड जिसके साथ हुआ है, पीड़ित है, वो पुलिस के पास शिकायत लेके जाता है, पर वो राशि इतनी छोटी रहती है कि पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं करती। तो ऐसी कोई व्यवस्था है या और कुछ ऐसी कोई जगह है जहां इसकी शिकायत की जाए या करी जा सके? देखिए, एक तो क्या है कि जो साइबर क्राइम पोर्टल है, एक MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइबर क्राइम पोर्टल बना हुआ है। उसका एड्रेस ये है www.cybercrime.gov.in। बड़ा सिंपल है, .gov.in का पोर्टल है, साइबर क्राइम उसमें नाम है। अगर आप चाहें तो भारत देश में कहीं से भी वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। वो लोग रेगुलरली शिकायत ट्रैक करते हैं। सॉरी, एक नोडल ऑफिसर है मध्य प्रदेश में जो देखते हैं कि भाई इस प्रकार की पोर्टल की शिकायतों में क्या हो रहा है। नंबर 1 एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है, हम लोगों ने भी एक अपना मेल एड्रेस इन दिनों MP पुलिस के नाम पे किया है, जो कि है, हम आपको पृथक से भी वो दे देंगे ताकि हम लोग वो कैप्शंस के माध्यम से या टिकर के माध्यम से जनता को बता सके, वो और उचित रहेगा, क्योंकि बोलने में हो सकता है एक याददाश्त में इशू रहे। एक हमारा है साइबर कंप्लेंट्स JVP@mppolice.gov.in। mppolice.gov.in के डोमेन नेम पर साइबर कंप्लेंट्स JVP यानी जबलपुर, इसमें हम लोग खुद ले रहे हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे यदि व्यक्ति चाहे तो घर बैठे भी वो शिकायत कर सकता है। हालांकि एक चीज जरूर है जिस पर जनता को और आप लोगों को भी
विचार करने की आवश्यकता रहेगी। और वो ये है कि मान लीजिए आपकी सपोज करें 1000 रुपए का आपका फ्रॉड हुआ है। कई बार ये होता है कि वो 1000 रुपए का जो फ्रॉड है वो आप जिसने किया है वो व्यक्ति कहीं पश्चिम बंगाल में या कहीं बिहार में बैठा हुआ है, और कई बार ये भी पता चलता है कि जो मोबाइल नंबर है वो पश्चिम बंगाल का है, अकाउंट नंबर जो है वो आपके झारखंड का है, और कहीं राजस्थान का वो पेटीएम नंबर यूज कर रहा है। ऐसे केसेस में अलग अलग जगहों पर पुलिस टीम भेजती है, पश्चिम बंगाल भी भेजेगी, वेस्ट बंगाल भेजेगी, तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी चीजें डिले हो जाती हैं। ये एक हम कह लें नेसेसरी इविल है, या भले आप उसको मजबूरी कह लें, जो भी आपको नाम देना हो वो हम दे सकते हैं कि चूंकि साइबर क्राइम में प्रायः अंतरराज्यीय गिरोहों का हाथ होता है, इसलिए उनके इन्वेस्टिगेशन में कंपैरेटिवली टाइम और मेहनत दोनों ही चीजें ज्यादा लगती हैं। ऐसा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।